हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, एंड 2 वीडियोस आ चुका है ऑलरेडी, आप लोग देख भी चुके होंगे। अब जो ये 3rd नंबर वीडियो होंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। एक्चुअली अब पूरा अभी यहां से यही मतलब ये वाला जो वीडियो है, यहीं से जर्नी अच्छे से स्टार्ट होंगे, मतलब यहां से ज्यादा सवाल पूछे जाना स्टार्ट होंगे। सो गाइस देखो, हम लोग बहुत अच्छे से कैथोड रे के बारे में पढ़े थे, एनोड रे के बारे में पढ़े थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब क्या होते थे, कैसे डिस्कवर किए, किसने डिस्कवर किए, कैसे डिस्कवर किए, सारा चीज उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिए हैं, याद है। अब देखो, एक एक को छोड़ के अभी पढ़े, मतलब न्यूट्रॉन्स अभी आविष्कार नहीं हुआ है, उसका उसके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे थॉमसन मॉडल। एक्चुअली एटॉमिक मॉडल के बारे में हम अभी आप लोग मतलब जानेंगे इस वीडियो में, राइट। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होगा, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सभी को पता है कुछ ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो मतलब थोड़ा बहुत स्लो होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे पूरा हड़बड़ा के सब चीज बोल देंगे तो कोई भी चीज दिमाग में नहीं बैठेगा, एंड वीडियो देखने का मकसद भी फालतू मतलब वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का टाइम। सो बहुत अच्छे से एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है। जितना मेरे को आता है कोशिश करेंगे पूरा बताने का, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनो आप लोग, पेन और पेपर के साथ आप लोग बैठा करो। ये हर वीडियो में हम बोलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब टाइम दे रहे हो तो वो बाद में जाके आप लोगों का कुछ काम आए, तो डेफिनेटली उस हिसाब से चलना होगा। तो देखो क्या हुआ था, बात किए थे हम लोग एटॉम्स कैथोड रे के बारे में, राइट, एनोड रे के बारे में। कैथोड रे में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आविष्कार कैसे हुआ, कैसे मतलब सारा कुछ चीज पढ़ लिए। नेक्स्ट, एनोड जो रे एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां से क्या पता चला हम लोगों को, डेफिनेटली हम लोगों को पता चला प्रोटॉन्स के बारे में, राइट। तो देखो, एक एटॉम का 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सभी को पता है अभी, राइट, बच्चे बच्चे को पता है अभी। सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हो गया। अब देखो, न्यूट्रॉन्स कैसे आविष्कार हुआ, कैसे उसको खोज मिले, क्या रिक्वायरमेंट्स हुआ कि हाँ न्यूट्रॉन्स को मतलब और एक इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल के हिसाब से उभर के आए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एटॉम्स के लिए। तो क्या कुछ कैसे हुआ, इसके लिए आज ये वीडियो है। तो देखो गाइस, अगर बात करें कि एक एटॉम है और उसका जो मास होता है, तो उसका मास, एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन्स का मास ऐड कर दो तो मिल जाएंगे। लेकिन ना ये चीज ना एक पर्टिकुलर एटॉम के लिए हो रहा था। जैसे आप लोग प्रोटॉन्स के बारे में सुने होंगे, मतलब हाइड्रोजन एटॉम, तो वहां पर क्या हो रहा था कि जो मतलब प्रोटॉन्स का नंबर है वही उस एटॉम का भी मास है। मतलब जो प्रोटॉन का मास है, मतलब हाइड्रोजन एटॉम का जो मास है, वो मास प्रोटॉन के नंबर के हिसाब से इक्वल था। मतलब हम और भी अच्छे से बता रहे, सुनो सुनो सुनो। जो एटॉम्स है हाइड्रोजन एटॉम्स, उस हाइड्रोजन एटॉम में क्या हो रहा था कि उसका जो मास आ रहा था, एटॉमिक मास, वो उस हाइड्रोजन एटॉम में मौजूद होने वाला प्रोटॉन के मास के हिसाब से आ रहा था। मतलब प्रोटॉन का मास ले लो इजिकल्स टू मास ऑफ एटॉम्स। ये चीज समझ में आया। बट और बाकी जो एटॉम्स के बारे में जब ये चीज मतलब ऑब्जर्व करने लगे साइंटिस्ट, तो चीजें नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था मतलब कि उन लोगों ने क्या किया कि प्रोटॉन्स को निकाले, अब प्रोटॉन्स को ऐड कर दिए कि हाँ इतना सारा प्रोटॉन्स है तो इसका मास इतना होना चाहिए। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल, बहुत छोटा है, तो उसको छोड़ दो, उसको मास कैलकुलेशन में नहीं लाते नॉर्मली हम लोग। लेकिन प्रोटॉन का जो नंबर है उसको अगर लेते हैं तो जो मास हम लोग के पास आया, वो एटॉमिक मास जब कैलकुलेशन किए बाद में, तो क्या हुआ, बराबर नहीं हो रहा था। लेकिन देखो जो हाइड्रोजन एटॉम था वहां पर बराबर हो रहा था।
लेकिन बाकी और केसेस में ये बराबर नहीं हो रहा। चीजें समझ में आए? थोड़ा सा भी समझ में आया क्या हम बताना चाह रहे हैं? कहानी समझ में आ रहा है ना? पल्ले पड़ रही चीजें? देखो और भी हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप लोगों को कि प्रोटॉन का नंबर ही एकदम मतलब फाइनल नहीं है कि प्रोटॉन जितना नंबर प्रेजेंट रहेंगे किसी एटॉम में और उसका मास जो होगा वही मास उस एटॉम के लिए होंगे। ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। बट एक को छोड़ के बाकी में नहीं हो रहा है किसी में। हाइड्रोजन के केस में ये चीज हो रहा था बट बाकी केसेस में ये नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लगा कि ऐसा कुछ तो प्रेजेंट है जिसको हम लोग मतलब छोड़ रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं कर रहे, इसी वजह से ये मास कैलकुलेशन मतलब सही से नहीं आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, इसमें कमियां आ रहा है कुछ, तो उसको ऐड करो, ढूंढो उसको, कौन है वो, कौन है वो, ढूंढो उसको। तो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया, एग्जामिनेशन करना स्टार्ट कर दिए, खोज करनी शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, देखो रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था चैडविक। जी हाँ दोस्तों, तो रदरफोर्ड का स्टूडेंट चैडविक ने क्या किया, 1930 की ये बात हो रहा है, उन्होंने ये जो जिसकी चर्चा हो रहा है अभी, जिसको नहीं पता, उसकी खोज कर दी, मतलब न्यूट्रॉन्स की खोज कर दी। अब न्यूट्रॉन्स को खोज करने के लिए फिर ये पूरा जो मतलब सभी इंपॉर्टेंस किसके ऊपर जाता है, फिर चैडविक के ऊपर जाता है, चैडविक के लिए जाता है सब कुछ, राइट, क्योंकि इस फील्ड में इसका स्टूडेंट, रदरफोर्ड का स्टूडेंट इसके ऊपर काम किए थे पूरा। 1932 की बात हो रहा है। अब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स को कैसे हुआ कि कैसा चीज मिला, यहां पर कुछ क्या एक्सपेरिमेंट किए, समझ में आ रहा है कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया यहां पर। तो देखो यहां पर एक बोम्बार्डेड किया गया, मतलब धक्का दिया, मतलब बहुत तेज गति में आने वाला एक अल्फा रे, एक बेरिलियम एटॉम को धक्का दिया। जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत स्पीड से, तेज गति से दौड़ के आ रहा था वो, और बेरिलियम एटम से खड़ा था डट के ऐसे, ठीक है, और उसको धक्का दे दिया दोस्तों। अब क्या हुआ, धक्का देने से उसका न्यूक्लियस चेंज हो गया एंड एक नया फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया जिसकी खोज हो रहा था, अभी मिल गया वो। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बताए भाई, देखो न्यूट्रॉन्स का खोज हम लोग कर रहे थे, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक, सर चैडविक। ओके, क्या हो रहा था, देखो एक बेरिलियम का एक न्यूक्लियस ले लो, बेरिलियम एटम ले लो, Be क्या होता है, Be4 और ऊपर 9, राइट, समझ में आया। अब देखो इसको क्या करना है कि हीलियम आयन से, हीलियम एटम से, अल्फा पार्टिकल, हीलियम अल्फा पार्टिकल नहीं है ये, हीलियम से इसको क्या करना है, बोम्बार्डेड करना है, ठीक है, हाईली स्पीड जो है हीलियम से क्या करना है इसको, मतलब हीलियम आयन सीक्वेंस से, अल्फा पार्टिकल्स ही है ये, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। तो इसने क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल से डबली चार्ज हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल से क्या किया, इसको बोम्बार्डेड किया गया है बेरिलियम को। फिर क्या हुआ कि ये देखो बेरिलियम न्यूक्लियस चेंज हो जाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे यहां पर, बेरिलियम चेंज हो जाएंगे और ये बदल जाएंगे आपका 4 और 2 में कितना होता है, 4 और 2 में कितना होता है, 6 होता है। अब 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का होता है कि नहीं, बताओ, कार्बन का होता है कि नहीं होता, बताओ। तो ये 6 होता है कार्बन का। अब देखो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 12, ठीक है, तो एक बचा अभी भी तो अब देखो पूरा ऐड कर देंगे, चीजों को समान कर देंगे, तो यहां 1 होगा और यहां 0 होगा, और ये चीज आके मिल गया ऐसे, समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो न्यूट्रॉन इस हिसाब से मिला। अब देखो इधर जो मास नंबर है
और इधर देखो नीचे एटॉमिक नंबर है, दोनों बराबर होंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट था जो कि सर चैडविक ने किया था, राइट, 1932 में। और इस हिसाब से हम लोगों को मिल गया वो जिसकी खोज हो रहा था, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन की बात हो रहा था, उसको मिल गया अभी। अब पूरा चीजें बैलेंस हो गया, 3 सबएटॉमिक पार्टिकल पूरा पूरी मिल गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिक्कत खत्म। अब देखो इसका जब कैरेक्टरिस्टिक की खोज किया गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम करने लगे, तो क्या निकल के आया कि देखो ये ना न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जब ये किसी फील्ड के थ्रू जाएंगे, ठीक है, ये किसी फील्ड के थ्रू जाएंगे, ये मान लो फील्ड है, ये आपका फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके थ्रू जब जाएंगे ना, तो गाइस क्या होगा, ये कुछ नहीं बोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे। अब भाई अरे कैसे हो न्यूट्रॉन, भाई सुनेंगे नहीं वो, क्योंकि वो न्यूट्रल ऐसे जाएंगे तो पूरा सीधा जाएंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, राइट। तो ये अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब यहां से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई भी इसका रिएक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, न्यूट्रल है। अब देखो ये जिस गति से जा रहा था वो सबसे ज्यादा है, मतलब अगर हम लोग बात करें कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम है, इसका जो स्पीड है, ये सबसे ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं है? ये जो स्पीड है इसका न्यूट्रॉन का, वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम स्पीड अगर किसी का है तो है आपका न्यूट्रॉन का, राइट। और न्यूट्रॉन का जो अगर मास देखें हम, तो डेफिनेटली वो मास आएंगे आपका प्रोटॉन का जो मास होता है उसके आसपास, दोस्तों उसके आसपास। जैसे प्रोटॉन का मास हम लोग देखे थे ना 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम, इसी का अगर बात करें तो ये लगभग यही आता है 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये आपका मास ऑफ एन न्यूट्रॉन। अगर हम लोग बात करें चार्ज की, तो डेफिनेटली चार्ज इसका होंगे बिग जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं होंगे इसके पास। अगर हम लोग बात करें कि ये कितने टाइम्स ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, कितना टाइम्स ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन्स का, तो डेफिनेटली ये 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं यार? तो मास ऑफ एन न्यूट्रॉन is equals to 1836 टाइम इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? 1836 नहीं, ये 1837 होगा, 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना कुछ चीजें हम लोग को न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चल गया। और एक चीज बता रहे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो है, अब न्यूट्रॉन का जो प्लेस होंगे वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे। समझ में आया? अब देखो पूरा एटॉम का जो मास होता है वो मास अब इन दोनों को मिला के होंगे ना, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर अंडर कंसिडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसका मास बहुत ही छोटा है, तो नेग्लिजिबल कर दो ना भाई, तुमको नहीं लेंगे, बुरा मत मानना, ठीक है। तो मास ऑफ एन एटॉम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दोनों को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। ये अब देखो आप लोग बहुत सारा और भी अदर्स टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोग बात किए थे फर्स्ट क्लास में, जैसे मेशन हो गया, पाई मेशन, राइट, लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब इन लोगों से ही बनता है। मतलब जब चेंज होता है प्रोटॉन प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से, तब वो चीज मतलब बनता है, राइट। तो देखो ये कहानी समझ में आया कि न्यूट्रॉन्स के बारे में, देखो सभी के बारे में पढ़ लिए, तो न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो आप लोग, तो चीजें सही रहेगा। अब देखो अब असली मुद्दे पे आते हैं हम लोग। आज की जो क्लास का इंपॉर्टेंस है उसमें आते हैं, बात करेंगे गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम के ऊपर, ठीक है। जो पहला जो
अटेम्प्ट था स्ट्रक्चर एटॉम को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसकी प्रयास था यहां पर इस फील्ड में। यस सर, थॉमसन की बात हो रहा है दोस्तों। सर थॉमसन ने एक बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही इजी तरीके से मॉडल एक प्रपोज किए थे कि देखो भाई एटॉम्स इस हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं एटॉम्स को, और वो चीज क्या था उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सभी हेडिंग लगाओ, थॉमसन मॉडल। बहुत अच्छे से समझेंगे थॉमसन मॉडल क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल भी आता है। थॉमसन मॉडल पढ़ो, ऐसा याद रहे जिंदगी भर, इस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अब देखो थॉमसन क्या क्या बताया था थॉमसन ने। तो ये बहुत पहला अटेम्प्ट था यू कैन से कि एटॉम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके ऊपर एटॉमिक मॉडल देने की अच्छा प्रयास था थॉमसन के द्वारा। बट दुख की बात यह है कि ये सारा चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इस मॉडल को फेल घोषित कर दिया गया है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना पायोनियर लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोग नहीं सोचते ना तो चीजें बढ़ता ही नहीं। तो फेल्यूर पहले, उसके बाद सक्सेस ना। तो डेफिनेटली ये अटेम्प्ट था, तो इसको अच्छे से समझो। देखो क्या था इसमें, क्या बोले थे कि एटॉम में क्या होता है कि ऐसा सोचो आप लोग कि एक स्फीयर में रहता है ये लोग, राइट। एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज, ये एक स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है ये, ठीक है, जिसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड है चारों ओर, ऐसा करके इधर पूरा चारों ओर, ठीक है। यहां पर ऐसे सारा जो है सब पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। अब क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो ऐसा कंसंट्रेटेड रहा है, तो मतलब स्प्रेड है पूरा चारों ओर इसमें, या सब ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है ना, प्रोटॉन्स के कारण होता है ना, हाँ, प्रोटॉन्स के लिए ये चीज होता है। अब देखो इसी चीज में क्या है कि रिक्वायर अमाउंट जितना रिक्वायरमेंट है मेरा, मतलब बैलेंस करना है ना, तो उस हिसाब से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है यहां इधर उधर। रिक्वेसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस स्फीयर। मतलब अगर 100 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी अगर 100 है, तो 100 को बैलेंस करने के लिए, 100 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 100 नेगेटिव चार्ज यहां पर एम्बेडेड है। अब देखो ये मॉडल इतना शानदार है ना, इसको बहुत अच्छे से कोई भी स्टूडेंट समझ जाएंगे कि देखो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे मैं बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कोई, क्योंकि देखो 100 पॉजिटिव चार्ज और 100 नेगेटिव चार्ज मतलब 0, तो यहां से बहुत अच्छे से कोई समझ पाएंगे कि जो एटॉम्स होते हैं, एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि टोटल अगर पॉजिटिव चार्ज देखें हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये चीज यहां से दर्शाया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चीजों। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखें हम लोग कि देखो ये जो मॉडल दिख रहा है ना, इसको क्या बोला गया दोस्तों, इसको बोला गया है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। और एक नाम दे दो इसको, इसका नाम दे दो गाइस वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। क्लियर हुआ? तो दो नामों से इसको समझाया जाता है। क्या होता है देखो, वाटरमेलन को ले लो आप लोग, तरबूज, वाटरमेलन, अभी गर्मी का मौसम है तो ये बहुत फेवरेट है। तो क्या है कि वाटरमेलन में क्या होता है, स्पॉन्जी रेड पार्ट होता है ना, स्पॉन्जी रेड पार्ट, लाइक ये वाटरमेलन ड्रॉ करने की कोशिश किया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। ये स्पॉन्जी आपका क्या है, स्पॉन्जी
रेड पार्ट, रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। इसको दोस्तों मान लो आप लोग कि ये ना पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है ना, ये पॉजिटिव चार्ज। ये रेड वाला जो स्पॉन्जी पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, उसको पॉजिटिव के हिसाब से मान लो। अब देखो उसमें जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स वाटरमेलन में वो जो ब्लैक कलर का सीड्स होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके, तो ये ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, राइट। ये जो है ना, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। क्या है ये? यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, स्प्रेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ये इस स्पॉन्जी पार्ट के ऊपर। और क्या हो रहा है, पूरा चीजों को इस हिसाब से समझाया गया है, तो इसको बोल दिए वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस यही था कि एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ये चीज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया गया है बाद में, तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसके द्वारा, तो फेल घोषित किया गया है, रिजेक्ट कर दिया इस मॉडल को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलो। सभी हेडिंग लगाओ अभी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो ये क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारा चीज यहां से बताने वाले हैं हम, बहुत सारा चीज। एक मिनट, हेडिंग लगा लिया सभी? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो देखो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को पहले समझते, एक्सपेरिमेंट को पहले समझेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ था इसमें से, और नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन, ठीक है। तो देखो रदरफोर्ड की टारगेट क्या था, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट करने का जो कोई भी मोटिव होता है ना, कोई भी चीज काम कर रहे हो, आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो कोई मोटिव होगा। तो रदरफोर्ड की मोटिव ये था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जिनमें रहता कैसे। ध्यान से सुनो, अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं किया गया, क्योंकि रदरफोर्ड जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब 1911 की बात हो रहा है, तो उस टाइम न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुआ था। तो रदरफोर्ड के माइंड में ये चल रहा था कि एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन लोगों का एग्जैक्ट पोजीशन जानना बहुत जरूरी है, कहां रहते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं। तो उसके वो थॉट को लेके काम करना स्टार्ट कर दिए रदरफोर्ड ने। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये चीज जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस की खोज कर लिए, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज कर लिए। समझ में आया कि नहीं, यहां बताओ, राइट। तो ये चीज है, चलो हम लोग बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसको, क्या चीज था, कैसे था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसको दोस्तों गोल्ड फॉयल भी बोला जाता है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहां पर गोल्ड फॉयल लेके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले सेटअप बना लो आप लोग, देखो यहां जो यूज होंगे आपका एक रेडियो एक्टिव सोर्स होगा यहां पर, जहां से क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स। ये सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव, सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यू कैन से, कहां से निकलता है ये सब अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव से, राइट। तो ये शीशे का बना होता है, लेड का बना होता है ये। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल पूरा तेजी से एकदम, मतलब एक जा रहा है बहुत हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड,
ठीक है, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, जाने के बाद इसको एक स्लिट के थ्रू पास किया गया, लेड की है, ये लेड का बना हुआ एक स्लिट है ये, जहां से क्या हुआ, इस अल्फा पार्टिकल्स को पास किया गया। अब क्या हुआ कि जब ये लीड स्लिट में ये अल्फा पार्टिकल पास हुआ तो थोड़ा बहुत स्कैटर हुआ ये, ऐसे करके, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल जाके एक गोल्ड फॉयल में टकराए, गोल्ड फॉयल में टकराए, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल है आपका। अब ये गोल्ड फॉयल इतना पतला है, क्या बोलूं, 0.4 इतना मतलब 0.4 मतलब बहुत ही यू कैन से कि इसका जो 10⁴ नहीं, 0.4 नहीं आपका होगा, ये 10⁻⁻⁴ के आसपास, ठीक है। तो इतना पतला यू कैन से, बहुत ही पतला है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें इसके ऊपर ये आके बुम्बर्ड हुआ, टकराया इसमें। नेक्स्ट ये इसके जस्ट पीछे में क्या हुआ कि एक ऐसा करके सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, फ्लोरोसेंट वाला सिस्टम जो पढ़ा था ना हम लोग। तो जेडएनएस कोटिंग दिया गया है, यहां पर फ्लोरोसेंट होंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से इसके थ्रू जब पास किए, राइट, इसके थ्रू जब पास किए तो क्या हुआ, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जगह में ऐसे लाइट स्पॉट देखने लगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा लाइट स्पॉट यहां देखने लगे, ये लाइट स्पॉट है। तो जब क्या हुआ, देखो यहां से अच्छे से आप लोगों को क्या चीज समझ में आया कि एक स्लेड मतलब एक अल्फा पार्टिकल लिए, उसके बाद उसको इस हिसाब से एक लेड स्लिट्स के थ्रू भेजा गया, देन ये बोम्बार्ड की एक बहुत ही पतला 10⁻⁴ के आसपास पतला एक गोल्ड फॉयल में, ठीक है, ये आपका गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल, ठीक है, वहां पर जाके बोम्बार्ड हुआ। तो क्या देखे हम लोग कि इसमें पीछे जो जेडएनएस का कोटिंग वाला एक सिस्टम था, उसमें जाके बहुत जगह में हम लोग इस हिसाब से लाइट स्पॉट देखने के लिए मिल गया यहां, ठीक है, बहुत जगह में। तो इसका मतलब क्या सोच रहे हो आप लोग, इसको थोड़ा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देखो कि अल्फा पार्टिकल जो भी था वो आपका यहां रुक नहीं गया, रुका नहीं, ये लोग उसको पेनिट्रेट करके पीछे पीछे चला गया है, पीछे पेनिट्रेट करके पीछे चला गया है। अब धक्का मारा यहां पर आके, इसी वजह से ये लाइट स्पॉट मिला है यहां, ठीक है। अब देखो कितना कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे यहां पर से। तो पहले तो बात कर लो अल्फा पार्टिकल्स की, ये क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम आयन He2+। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो भाई, हीलियम से क्या करोगे आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो बन जाएंगे एक डबली चार्ज हीलियम आयन। तो इसी का जो स्ट्रीम है इसको ही बोला जाता है गाइज अल्फा पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन पोटेंशियल के से बाहर कर दो तो आपको मिलेंगे He2+, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल के हिसाब से जानते हैं, बता दिए आप लोग, अब समझ में आ जाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं, आप देखो इसको थोड़ा अलग अंदाज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका था गोल्ड फॉयल। अब इसमें देखो कोई भी चीज है ना एटम से बना होगा कि नहीं बताओ, कोई भी चीज है एटम से बना होगा, तो डेफिनेटली गोल्ड फॉयल भी एटम से बना होगा। अब देखो उतना सारा एटम्स लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, बस 3-4 लिख दो, ठीक है। अब देखो हर एटम के पास ऐसे बीच में एक चीज लिखो आप लोग, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे क्या है ये, आप लोग गेस कर सकते हो। क्या हुआ कि देखो वो जो अल्फा पार्टिकल था, गोल्ड फॉयल था, उसी का एक नमूना पेश किया गया है, यहां पर देख सकते हो आप लोग। मतलब यही वाला चीज यहां पर भी हो रहा है, बट ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो चीजें यही होता है कि इसके थ्रू जब अल्फा पार्टिकल जाएंगे गाइस तो क्या होगा, ये पूरा सीधा गया, हल्का मोड़ ले लिया, जा रहा हल्का मोड़ ले लिया,
ये तो हल्का इधर मोड़ ले लिया, ये सीधा चला गया, ये सीधा चला गया, ये हल्का सा बेंड हो गया। अब ये जा रहा था, हल्का सा बेंड हो गया। ले तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम 99.9, यस 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, विदाउट डिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा था, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा था उन लोगों को, ठीक है, पूरा एकदम सीधा जा रहा था, एकदम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये था हम लोग एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन में क्या चीज अभी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में कि ऑब्जर्वेशन में ये नजर आया, पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट मतलब मैक्सिमम यू कैन से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल pass through the gold foil without any deflection, without facing any deflection, without any deflection, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बहुत कम, वेरी फ्यू यू कैन से, वेरी फ्यू गाइज, 2-4 ऐसा मिल जाएंगे आपको, जो क्या हुआ कि थोड़ा बहुत जाते जाते टिल्टेड हो गया, मतलब बेंड हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, डेविएट कर गया अपने लाइन से थोड़ा बहुत डेविएट कर गया। तो वेरी फ्यू क्या हुआ कि फेस क्या किया, वेरी फ्यू ने स्लाइट डिफ्लेक्शन, 2-4 ने क्या किया, फेस किया स्लाइट डिफ्लेक्शन, हल्का सा डिफ्लेक्शन फेस किया उन्होंने। अब देखो यू कैन से एक बंदा था जो पूरा मतलब राउंड बैक कर गया, एकदम बाउंस बैक कर गया, जिस रास्ते में जा रहा था उसी रास्ते से वो एकदम बाउंस बैक करके पीछे आ गया, पूरा एकदम मतलब 180 डिग्री के बराबर वो यू टर्न ले लिए। ऐसे देख सकते हो आप लोग, यहां पर जा रहा था ऐसे, उसको मिला कि नहीं जा सकते आगे, पूरा मोड़ ले लो भाई, पूरा एकदम यू टर्न ले लो, मेरे से नहीं होगा, इसको पेनिट्रेट करके जाना पॉसिबल नहीं है, तो पूरा मोड़ ले लो। तो थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि देखो एक 12,000 में यू कैन से और 20,000 में एक, ठीक है, 20,000 में एक ऐसा है कि वो क्या हुआ कि बाउंस बैक कर गया, दोस्तों, बाउंस बैक कर गया एकदम, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन कर लिए। एक 20,000 में से एक है ऐसा बंदा जो कि जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से मतलब यू टर्न लेके पीछे हट गए। अब इतना सारा चीज ऑब्जर्व किए ना, रदरफोर्ड बहुत खुश हो गए कि बहुत कुछ मिल गया, अब मस्ती है, अब बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ हम लोग बताएंगे, अभी दुनिया को बहुत कुछ बताएंगे। सब लोग मतलब पेशेंस के साथ थे, रदरफोर्ड का जो ऑब्जर्वेशन की बात थी सुनने के लिए सब तैयार थे एकदम। अब देखो ऑब्जर्वेशन हुआ, अब हम लोग बात करेंगे क्या था कंक्लूजन, पूरा एकदम कंक्लूजन के ऊपर काम करेंगे अभी। देखो तो कंक्लूजन भी बहुत आसान था, एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकल के आया दोस्तों वो भी बहुत ही आसान था। अब क्या कुछ नहीं निकलेगा यहां से, देखो मतलब क्या कुछ निकलेंगे, बहुत सारी चीज निकलेंगे यहां से। आप लोग का पेन आई मीन कॉपी का पेज भर जाएगा, इतना कुछ निकलेंगे। देखो तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो ध्यान से। नंबर 1 कंक्लूजन ये आया कि भाई जब अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो रास्ते में कोई नहीं था, राइट, रास्ते में कोई नहीं था मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या समझे, कोई नहीं था मतलब रास्ता पूरा फांका था, मतलब एटॉम्स के थ्रू जब जा रहे थे तो ये
पूरा एक ऐसा वैक्यूम स्पेस में से जा रहा है, पूरा एम्प्टी जोन में जा रहा है। इस हिसाब से सोचो आप लोग। तो एटॉम का जो मैक्सिमम जगह होता है, ये वाला एटॉम का जो मैक्सिमम जगह होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो फाका होता है, फ्री होता है, वैकेंट होते हैं, राइट। तो पहला वाला तो एटॉम क्या होता है कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटॉम इज एम्प्टी। ठीक है, पूरा एम्प्टी है एकदम। तो ये चीज पहले समझ में आया, कंक्लूजन ने ये लिखे पहले। नेक्स्ट ने ये ऑब्जर्व किया, देखो कि दो चार ऐसा था जो कि स्लाइड डिफ्लेक्शन किया, तो उसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसा है जो इन लोगों को डिस्टर्ब किए होंगे, राइट। तो इससे क्या पता चला कि कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ है एटॉम में प्रेजेंट, जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो भी कोई भी प्रेजेंट है वहां पर, वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिट और यू कैन से पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द एटॉम। एटॉम के अंदर ऐसा कोई जोन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नहीं तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा। देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे कि नहीं बताओ, रिपल्सन करेंगे कि नहीं बताओ, समझ में आया। तो यहां से ये चीज समझ में आ रहा है हम लोग को कि डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जोन होंगे जिसके कारण ये डेविएशन हुआ है। क्योंकि जब उन लोग बहुत दूर जा रहा, दूर उस पॉजिटिव जोन से बहुत दूर थे, तब ये घटना नहीं घटे थे। बट जब वो नजदीक आया, क्लोज आया दिस जोन, पॉजिटिव जोन का, तब ये जो है कहानी बने ऐसे, मतलब ये डिफ्लेक्शन हुआ है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो ये 180 डिग्री बाउंस बैक का मतलब क्या है कि देखो ये जो है एकदम बहुत ही मतलब भारी जगह है, एक जो चीज प्रेजेंट है एटॉम के अंदर, जहां पर पॉजिटिवली चार्ज सब कॉन्सेंट्रेटेड है, वो मतलब हल्का, हल्के में नहीं लेना है उसको, बहुत वो भारी है, एकदम कंसेंट्रेटेड है, राइट। अल्फा पार्टिकल से भी वो बहुत ताकतवर है, इसलिए अल्फा पार्टिकल भी आपस भेज दिए, राइट। डर के भाग गया अल्फा पार्टिकल उसको देख के, जब उसमें टकराया है वो, तो उसको उसमें से क्या हुआ, वो भाग गए, पीछे हट गए। तो ये एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है कोई भी एटॉम का, जहां पर पूरा जो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को पता चला, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या, एट सेंटर्ड, न्यूक्लियस के बारे में पता चला सेंटर में। और इसी न्यूक्लियस में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और ये क्या है, हेवी है, भारी भी है, लाइट नहीं है। तो सारा के सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है कोई भी एटॉम में, वो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसलिए वो भारी होते हैं बहुत, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, दोनों भारी है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, वो नहीं रहता यहां पर। तो इसी वजह से ये आपका भारी है एंड पॉजिटिवली चार्ज है। सब समझ में आ रहा है चीजें। अब देखो और क्या चीज समझ में आया, इन लोगों को इरेज कर देते हैं। देखो आई होप आप लोगों को ये सब चीज लिख लिए होंगे आप लोग। देखो फोर्थ पॉइंट में अगर बात करें तो देखो ये जो चीज दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा स्फीयर, ये पूरा सर्कल मान के चलो, और इसमें छोटा सा एक सेंटर है। अब इसका रेडियस के साथ इसका रेडियस बहुत ही कम होंगे। अगर एक एटॉम की रेडियस अगर बात करें हम, अगर एक एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉम की रेडियस तो लगभग होता है आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये जो न्यूक्लियस की बात हो रहा है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
अगर न्यूक्लियस की बात हो रहा है तो गाइस ये होगा आपका 10⁻13 सेंटीमीटर के आसपास। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना मतलब ये छोटा है, कितना छोटा है ये न्यूक्लियस एक एटॉम के रिस्पेक्ट में, कितना छोटा है एक न्यूक्लियस अपने एटॉम के रिस्पेक्ट में, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये 10⁻8 सेंटीमीटर के आसपास है और यहां देखो रेडियस कितना कम हो गया है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर से निकल के आया। अब देखो और क्या चीज कंक्लूजन क्या आया। अब न्यूक्लियर मॉडल की बात करेंगे हम लोग और इसी चीज को न्यूक्लियस नाम दिए थे रदरफोर्ड ने डेफिनेटली। अब देखो यहां से ये चीज समझ लो कि ये मॉडल को और थोड़ा एक्सटेंड कर लो कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर, इसको अच्छे से यहां लिखते हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ऐसे करके बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ऑर्बिट है, राइट। और इसी ऑर्बिट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो जब अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है 2+ चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल है, मतलब ये थोड़ा डेविएशन हो जाएंगे यहां से जाने से, ये 2+ चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल का डेजिग्नेशन 2+ चार्ज, यहां से सीधा जा रहा है ऐसे अल्फा पार्टिकल 2+ चार्ज। तो देखो दोस्तों एक चीज ना आप लोग नोटिस करो कि ये अल्फा पार्टिकल जब इस न्यूक्लियस के पास से जा रहा है तब ये डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन न्यूक्लियस भी तो थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे रास्ते में। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बहुत भारी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बराबर में ये लोग बहुत ज्यादा भारी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स चाह कर भी इन लोग इसको मतलब अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट नहीं करवा सकते, रोक नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये थे ना रास्ते में, थे तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके थ्रू जा रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को भाव नहीं दिया भाई। ठीक है कि हम बहुत भारी है, आप बहुत हल्के हो तो आपको हल्के में ले रहे हैं, साइड हट जाओ, तो इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, समझ में आया ये चीजें। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इस न्यूक्लियस को केंद्र करके ये चारों ओर ऐसा घूमता रहता है। तो जब घूम रहा है तो यहां पर दो चीजें काम करता है, दो चीजें काम करता है। जब ये एक कॉन्सेंट्रिक मोशन में घूमता है, एक सर्कुलर मोशन में घूमता है ऐसे न्यूक्लियस को केंद्र करके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में, तो ये चीज दो इंपॉर्टेंट फोर्स में समझा जा सकता है, मतलब यहां पर दो इंपॉर्टेंट फोर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में भी रदरफोर्ड ने बताया है कि देखो एक होता है भाई जब कोई भी दो अपोजिट चार्ज होते हैं ना तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ध्यान से सुनो, कोई भी दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये आपका हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? अब ये चीज क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जा रहे दो। और एक चीज देखो, और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये ऐसा सर्कुलर मोशन करते थे, मतलब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को घेर के, तो वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो बैलेंस करना है ना, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक नया एक फोर्स की डेवलपमेंट होता है वहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो ये दोनों की दोनों बराबर अगर होंगे तो एक स्टेबल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को घेर के उसको केंद्र करके राउंड करेंगे एक सर्कुलर वे में। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। दोनों का एकदम इक्वल होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फोर्स। ये सिस्टम को समझाने के लिए ये दोनों फोर्स को बहुत अच्छे से समझ लो। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर जा रहा है चीजें, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसके थ्रू ये चीज डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। और ये जो अपोजिट चार्ज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है वहां पर। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतना सारा कुछ हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग के पास मिल गया, राइट। इतना सारा कुछ के बाद, इतना सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को पता चल गया अभी। और क्या क्या है दोस्तों, ठीक है, और क्या क्या है यहां पर। तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो आउटर है, आउटर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, तो वहां पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर कंसंट्रेट होते हैं, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम जगह फ्री फांका है, एम्प्टी है। न्यूक्लियस का साइज जो रेडियस है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द एटॉम, ओके। और ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एकदम, पॉजिटिव चार्ज जितना है नेगेटिव चार्ज उतना ही है। समझ में आया। और सारा मास जो है वो कंसेंट्रेटेड है यहां पर, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सब कंसेंट्रेटेड है एकदम बीचों बीच सेंटर में, राइट, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लो आप लोग प्लेनेट के हिसाब से। तो प्लेनेट में क्या होता है, ये सान है और सान के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है ग्रह, ठीक है। प्लेनेट, जितना भी प्लेनेट है वो सान को घेर के ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये प्लेनेटरी वाला जो मॉडल है वो भी मिलता जुलता है इसके साथ। तो इसको प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ये इन लोगों को प्लेनेट समझ लो, प्लेनेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी दिख रहा है ना यहां पर, ये आपका प्लेनेट है। तो ये प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोला गया है रदरफोर्ड के द्वारा इसको। और ये आपका सन। तो ये एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो बहुत सिमिलरिटी शो करते हैं आपका जो सोलर सिस्टम है उसके साथ। तो नेक्स्ट हम लोग वही चीज पढ़ेंगे। आप लोग ये चीज आई होप समझ में आया होंगे सभी को, ये कोई भी डाउट नहीं है आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप लोग दोबारा देख सकते हो इसको, क्योंकि सारा चीज हम बताए बहुत अच्छे से और पूरा फोकस्ड वे में। जो कोई भी इसको सुने हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएंगे। फोकस होना तो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखो सिमिलरिटी ऑफ दिस रदरफोर्ड मॉडल विद द सोलर सिस्टम, सिमिलरिटी देखेंगे हम लोग। सिमिलरिटी विथ सोलर मॉडल और यू कैन से सोलर सिस्टम। क्या क्या सिमिलरिटी होता है देखो। तो देखो अगर हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात करें, या इधर एटॉमिक मॉडल लिख रहे हैं और इस साइड हम लोग लिख रहे हैं सोलर मॉडल, सोलर सिस्टम। देखो एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, एक नंबर कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर ऐसा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, राइट। यहां पर भी क्या होता है, सान रहता है एकदम बीच में, सान। और ये क्या होता है, प्लैनेट चक्कर लगाते हैं इसे। समझ में आया। तो यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन,
ये सान है और ये है प्लैनेट। ये एक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, मॉडल समझ में आया है। अब देखो, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी क्या हो रहा है कि सन और प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। यहां पर क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर वे में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि प्लेनेट जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है सन को केंद्र करके, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो रहा है बाय द सर्कुलर मोशन, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है वहां पर, वो इसको बैलेंस कर रहा है, और यहां पर भी जो प्लैनेट है उसका जो मोशन है उसके द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं है, बताओ। तो ये बैलेंस बाय द रोटेशनल मोशन ऑफ, बैलेंस्ड बाय द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होता है कि बैलेंस्ड बाय रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट। समझ में आया। अब देखो, प्लैनेट में भी आप लोग देख सकते हो, सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में क्या देख सकते हो कि जगह फांका है, यहाँ फ्री है एकदम। तो यहां पर भी एम्प्टी स्पेस है, बहुत मैक्सिमम जगह जो होता है यहां पर एम्प्टी स्पेस है, और इस जगह में भी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। क्लियर हुआ। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें हम लोग सिमिलरिटी में, दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर सिमिलरिटी में, तो देख सकते हो कि न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस की मास और जो न्यूक्लियस एट इलेक्ट्रॉन की जो मास है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम मास का है, ठीक है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन से इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में देख सकते हो आप लोग, सन जो है कितना जेंट साइज का है एंड मास का है, तो मास ऑफ सन जो है गाइस वो बहुत ज्यादा है मास ऑफ प्लैनेट का। बताओ ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। तो सिमिलरिटी जैसा है तो डिसिमिलरिटी भी होंगे, तो अभी हम लोग बात करेंगे डिसिमिलरिटी के ऊपर। चीज लिख लो आप लोग एक बार। देखो, डिसिमिलरिटी क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो पता है आप लोगों को क्या करना है, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना है, इसको लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी ऑफ विथ सोलर सिस्टम। तो इस साइड हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मॉडल, और इस साइड लिखेंगे हम लोग सोलर सिस्टम, सोलर मॉडल, ठीक है। तो गाइस देखो, पहला जो डिफरेंस आ रहा है ना वो है कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है भाई। अब प्लैनेट में हम लोग कहीं सुने हैं क्या कि आपका पृथ्वी का चार्ज इतना है, ना 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 ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है होता है, इलेक्ट्रॉन से चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड है ये लोग, बट यहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सन ये भी नो चार्ज, और अर्थ और प्लैनेट की बात करें तो ये भी क्या हो गए, नो चार्ज। नंबर 2 की बात करें तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रहा था, और यहां बात होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों अलग है ना। यहां जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है यहां पर, ये आपका क्या होगा, एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है सन और प्लैनेट के बीच में, वो क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो मॉडल अगर हम लोग देखेंगे तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम मास का ही तो है, तो यहां पर फिक्स्ड होते हैं मास, ठीक है। जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, सब एटॉम के लिए फिक्स्ड है ये। लेकिन अगर प्लैनेट की बात करें तो ये जो प्लैनेट में क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट मास होता है, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट मास होते हैं, राइट। आपका इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये कांस्टेंट है, लेकिन मास देखेंगे तो प्लैनेट का डिफरेंट आएंगे। समझ में आया कि नहीं, बताओ, क्लियर हुआ, राइट। फिक्स्ड ऑर्बिट में ये लोग घूमता रहता है। अब देखो यहां पर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जैसे कि मान लो यहां पर एक से ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहता है एक ही ऑर्बिट में, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, बट यहां पर एक ऑर्बिट में, ऐसे मान लो ये सन है तो ये मतलब पृथ्वी के लिए ही है, ये अर्थ के लिए ही है, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है ये अर्थ के लिए ही है। दूसरा कोई होगा जहां पर और कोई प्लैनेट होंगे, जैसे जुपिटर हो गया, और कोई होंगे वहां पर सैटर्न के लिए अलग है। तो एक पर्टिकुलर आपका प्लैनेट के लिए एक पर्टिकुलर क्या है, ऑर्बिट है। लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे कि मान लो के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम सकता है, सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर हुआ इतना सारा कुछ। अब देखो हर एक मॉडल में कुछ कमियां होते हैं, कुछ अच्छे दिख होते हैं, तो अच्छे दिख तो ये सब देख लिए। अब देखो जो आपका शॉर्टकम्स है, शॉर्टकम्स जो है, ड्रॉबैक्स जो है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका भी तो सुधार करना चाहिए ना बाद में, तो और कोई आएंगे इसका सुधार करने के लिए, तो ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। और आज की क्लास का हम लोग एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा के आसपास हो गया है। तो देखो ड्रॉबैक्स क्या है भाई, ड्रॉबैक्स देखो क्या है। अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर चर्चा करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो ये चीज ये बोल रहा है कि कोई भी पार्टिकल जब घूम रहा है, राइट, बहुत तेज स्पीड में घूम रहा है, बहुत हैवी स्पीड में, वेरी हाई स्पीड में जब घूम रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ एनर्जी, कुछ रेडिएशन
वहां से बाहर आएंगे। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल जो है बहुत हाई स्पीड में विथ एक्सीलरेशन वो घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन में वो एक, तो वहां से क्या होंगे, रेडिएशन तो डेफिनेटली बाहर आएंगे, मतलब रेडिएशन करेंगे वो, मतलब एनर्जी जो है रिलीज करेंगे। राइट, अब यही वाला कॉन्सेप्ट को अगर हम इधर अप्लाई करें तो क्या हुआ, क्या होगा कि देखो जब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो न्यूक्लियस है इसको केंद्र करके क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, ये एक चार्ज पार्टिकल है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस इलेक्ट्रॉन से भी क्या होंगे, आपका रेडिएशन निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं है, बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे यहां से भी। एंड अगर कंटिन्यूअस ये चीज होता रहा, समझ में आया कि नहीं बताओ, यहां से भी चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिट होंगे, एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये सिलसिला अगर चलता रहा दोस्तों तो क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो था वो धीरे धीरे कम होंगे, घटता हुआ आएगा, उसका वेलोसिटी भी कम हो जाएंगे, उसका एनर्जी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, उसका वेलोसिटी कम हो जाएंगे, उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएंगे, और धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और ये न्यूक्लियस अपने और खींचता हुआ उसको अपने तरफ खींचेगा, ऐसे आओ इधर आओ, लाइक, राइट। और ये धीरे 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 ऐसे करके, ऐसे 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 करके छोटा हो जाएगा उसका सर्कुलर ऑर्बिट, और ऐसे गिर जाएंगे दोस्तों, एकदम मतलब गिर जाएंगे न्यूक्लियस के ऊपर, और पूरा एटॉमिक मॉडल खत्म। तो अकॉर्डिंग टू, अगर रदरफोर्ड की बात करें तो एटॉमिक मॉडल की कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहला तो फेल्यूर ये रहा कि इट कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक मॉडल। लेकिन दोस्तों क्या है कि एटॉमिक मॉडल तो बहुत स्टेबल है ना, पता है हम लोगों को। अब देखो सेकेंड अगर ड्रॉबैक की बात किया जाए तो यह है कि जो रेडिएशन होता है वो बैंड में नहीं होता, मतलब बैंड मतलब ऐसा करके, मतलब एक ही चीज आ गया इसमें, बैंड में नहीं होता, ये होता है आपका डिस्क्रीट वे में, ऐसे स्पेक्ट्रम मिलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेंगे तो बैंड बनेंगे, ऐसा बैंड बनेंगे, बैंड्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्चुअल में रियलिटी में हम लोग देखें तो ये ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सीरीज की बात करें, सीरीज, राइट, सीरीज में आता है ये सीरीज, बामार, पैसन, ब्रैकेट, फूड, हम्फ्रिश, ये सब सीरीज की बात करेंगे, तो ये सीरीज में आता है। और ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना आपको, तो ये और भी फर्दर स्प्लिट होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, वो भी आता है, तो इसको भी चर्चा करेंगे हम लोग उसके ऊपर। लेकिन जो यहां पर बात हो रहा है कि बैंड्स में तो नहीं होगा, ये आता है आपका स्पेक्ट्रम में, सीरीज में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या आ रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी रिलीज करने का तरीका है वो क्या है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। कैसे होता है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में एक्चुअली होता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज और गेन, ये क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है रदरफोर्ड के थ्रू कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअली में तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट वे में होता है ये, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस से होता है।
तो ये दोनों चीज, और भी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये सब रदरफोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, राइट। 1911 की बात हो रहा है यहां पर। सो गाइस ये सब था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, थॉमसन मॉडल एंड जो चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की जो आविष्कार, डिस्कवरी के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा की। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा ये चीज अच्छे से समझ में आया है। एंड ऐसा ही चलेंगे दोस्तों, ऐसा ही चलेंगे, आगे में भी बहुत सारा ऐसे वीडियोस आएंगे, लगातार आएंगे, और ऐसे ही पूरे रूट लेवल में सारा चीज बात करेंगे पूरा एकदम, ठीक है। जितना भी मतलब पॉसिबल है अच्छे से समझाया जा सके मेरे तरफ से कोशिश रहेंगे पूरा। और अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देखे हैं ना, तो लगभग तो 70% समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इतना लूसिड अप्रोच था, एकदम फ्रेंडली अप्रोच था, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो गाइस देखो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बोर मॉडल, नेक्स्ट सोमरफील्ड, ये सब बहुत सारा मॉडल है एटॉमिक वाला। उसके बाद ये और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चीज है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, ये सब बहुत सारा चीजें, जैसे ये लीमन पैशन ब्रैकेट वाला फून सीरीज वाला काम किए, उसके ऊपर फिर मल्टीप्लिसिटी लॉ, वुंड्स लॉ, आउफ प्रिंसिपल, ऐसा बहुत सारा चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पार्ट पार्ट में डिवाइड करके हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। तो गाइस रखते हैं आज यहीं पर। ऑल ऑफ यू बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।